सुबह एक खबर पड़ी। खबर पढ़कर मैं खुद चौंक गई। दिल्ली से लद्दाख तक हवाई जहाज से सफर में एक पैसेंजर का हवाई किराया करीब 35,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज कंज्यूमर इज किंग में हम बात करेंगे महंगे होते हवाई सफर की। अप्रैल 2017 में सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, नाम रखा उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक। योजना के तहत यात्रियों को 500 किलोमीटर की दूरी महज 1 घंटे में तय कराने की बात कही गई और हवाई टिकट की कीमत 2,500 रुपए रखी गई थी। पर क्या आज की तारीख में आपको भारत में कहीं से भी कहीं की हवाई यात्रा का टिकट 2,500 रुपए में मिल रहा है क्या? हवाई अड्डों पर सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गई, पर बीते कुछ महीनों में हमने हवाई यात्रियों के साथ बदसलूकी और एयरलाइंस की लापरवाही की कई घटनाओं को देखा। तो आज शो में अपने खास मेहमानों के साथ महंगे होते जा रहे हवाई सफर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ सरकार की उड़ान योजना का। हवाई टिकटों के दाम बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं? एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ी हैं या फिर बढ़ी हैं परेशानियां? और देश में एक भी सरकारी एयरलाइन आखिर क्यों नहीं है? चलिए, यही है हमारे आज के मुख्य सवाल और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र भार्गव, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया, स्तुति बख्शी कंसल्टेंट है कंसल्टिंग एंड रिसर्च कैपा इंडिया की, साथ ही सत्यम द्विवेदी डायरेक्टर वंडरफुल टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं स्तुति। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग स्तुति। और आपसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए हम बताएं दर्शकों को कि किस तरह से जो हवाई किराया बढ़ा है उस पर हम आज ये खास पेशकश लेकर आ रहे हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां से कहां तक का किराया कीमतें जो हैं हमने बढ़ती हुई देखी है और किस एयरलाइन की किन रूट्स पर क्या क्या कीमतें बढ़ी हैं। देखिए, ग्राफिक्स आपके सामने आ रहे हैं। दिल्ली ले अगर हम देखें तो गो फर्स्ट की लगभग 33,000 रुपए की टिकट है। इतना ही नहीं, दिल्ली श्रीनगर एयर इंडिया की फ्लाइट आपको लगभग 9.25 घंटे में पहुंचाएगी। इसकी कीमत है 20,670 रुपए। मुंबई दिल्ली जो सबसे ज्यादा बिजी रूट्स में से माना जाता है 22,743 रुपए। देखिए, यहाँ पर हवाई किराया है जो फिलहाल लेटेस्ट रेट्स हमने आपके सामने पेश किए हैं। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो मुंबई अहमदाबाद आप देखिए 25,000 से ज्यादा की टिकट है। हैदराबाद बंगलुरु 17,000। चेन्नई प्रयागराज भी यहाँ पर 19,372 रुपए आपको चार्ज कर रहा है। और विस्तारा इंडिगो ये वो एयरलाइंस है जहां पर सबसे ज्यादा बुकिंग भी होती है, जहां पे ट्रैफिक के लिहाज से भी लोग प्रेफरेंस वाइज उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं। दिल्ली पटना देखिए 42,600 रुपए। पुणे बागडोगरा की फ्लाइट आपको 22,216 में मिल रही है। चंडीगढ़ गुवाहाटी 19,888 रुपए का यहाँ पर टिकट दे रही है। और अगर हम रायपुर भुवनेश्वर देखें 24,485 रुपए जो है कीमत है इन तमाम फ्लाइट्स की। तो ये हमने आपको बिजी रूट्स भी बताए हैं जो यूजुअली लोग जिन पर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कुछ ऐसे रूट्स भी बताए हैं जहाँ पर लोग कम ट्रैवल करते हैं लेकिन एडवांस प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और इन रूट्स पे आप देख रहे हैं कैसे 20-25 हज़ार से ज़्यादा की कीमतें फिलहाल आपको दिखाई दे रही हैं। और ये कीमतें उसके बाद है जब आप 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं। उसके बावजूद भी आपको जो है इस तरह के रेट्स देखने को मिलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी मेरे साथ क्या है? जितेंद्र सर, स्वागत है आपका। आप तीनों का इनफैक्ट स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और पहला सवाल आपसे ही पूछना मैं चाहूँगी क्योंकि हवाई यात्री के लिहाज से अगर हम समझें तो सरकार के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं जितेंद्र जी, और सरकार काफ़ी कुछ करना भी चाहती है। बजट में भी यहाँ पर ऐलान हुए हैं एयरपोर्ट्स खोलने के जो कि प्राइवेटाइज किए जाएंगे। उससे पहले हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी जुड़ गए हैं, समीर दीक्षित, जो इसी मामले पर हमें कुछ और जानकारी भी देना चाहते हैं।
एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया एविएशन मंत्रालय ने तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो दूसरे चरण में 25 एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 25 एयरपोर्ट में कुछ बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं, मसलन चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, इंदौर, वाराणसी, ऐसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं जिनको एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण के तहत चुना गया है। लेकिन इस बार जब बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत होगी तो एक नए और एक दिलचस्प फॉर्मूले को भी यहाँ पर एविएशन मंत्रालय अपना सकता है। सूत्रों की माने तो जो बड़े एयरपोर्ट है, मसलन चेन्नई, कोलकाता या वाराणसी एयरपोर्ट, इनके आसपास 100-150 किलोमीटर के दायरे में जो अगर छोटे एयरपोर्ट आते हैं तो उनको क्लब किया जा सकता है। मसलन जो वाराणसी एयरपोर्ट है उसके साथ अगर कुशीनगर एयरपोर्ट को क्लब करने की योजना है। इसी तरीके से चेन्नई एयरपोर्ट के आसपास अगर 100-150 किलोमीटर के दायरे में कोई छोटा एयरपोर्ट है तो उसको भी क्लब करके ऐसे बिडिंग की जा सकती है। तो एक नए फॉर्मूले को यहाँ पर एविएशन मंत्रालय अपना सकता है। फिलहाल जो बिडिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, इस प्रोसेस को तेज कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके अगले 2 महीने के भीतर इस पूरी परियोजना को लेकर के कैबिनेट के पास सरकार जा सकती है आगे की मंजूरी के लिए। और इस बार सरकार को उम्मीद है कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण में सरकार को या यूं कहें एविएशन मंत्रालय को सीधे तौर पे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपफ्रंट पेमेंट मिल सकता है। एविएशन सेक्टर में निजी निवेश के लिहाज से ये एक बड़ी रकम रह सकती है। जो बिडिंग फॉर्मूला है वो पिछले बार यानी कि प्राइवेटाइजेशन का जो फर्स्ट फेज था उसी को अपनाया जा सकता है, यानी कि हर एयरपोर्ट पे पर पैसेंजर जो रेवेन्यू मॉडल होगा उसी को अपनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण की शुरुआत जल्द होने जा रही है और सरकार ने 25 एयरपोर्ट को इसमें चिन्हित किया है। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे यहाँ सहयोगी ने तमाम जानकारियां दी हैं और जितेंद्र जी आप ही के पास आऊंगी। पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाह रही थी, बिकॉज सरकार की यहाँ पर काफ़ी सारी मंशा है कि बहुत ज़्यादा जो है हवाई यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, तमाम तरह की कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन देखिए, जब तक कीमतें नीचे नहीं जाएंगी तब तक लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए बहुत सारे बिजी और नॉन बिजी रूट्स की जो कीमतें हैं टिकट्स की वो फ्लैश की हैं। किसी भी लिहाज से एयर ट्रैवल एक आम आदमी के लायक ट्रैवल तो नहीं दिखाई दे रहा है। कीमतों के लिहाज से ये एक अल्ट्रा लग्जरी ट्रैवल है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा भाई वही हवाई जहाज से सफर कर पाएगा। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के 2 पहलुओं पे नजर डालनी चाहिए। नंबर 1, जो फेयर, जैसे कि आपने कहा कि पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं करेंगे अगर फेयर ज्यादा होंगे। एयरलाइंस भी इस फैक्ट से परिचित है कि अगर वो फेयर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो पैसेंजर ट्रैवल नहीं करेंगे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हमने देखा है पिछले 15-20 साल के अंदर में कितनी एयरलाइन इंडिया में बंद हो गई हैं क्योंकि वो पैसा नहीं बना पाती हैं। पिछले अगर आप 3 क्वार्टर को देखें और इंडिगो जो कि हमारी सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन है उसके प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस को एनालाइज करें, उन्होंने अप्रैल-जून क्वार्टर के अंदर में 11 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन सहन किया है। जुलाई-सितंबर क्वार्टर में भी लॉस हुआ और अक्टूबर-दिसंबर के अंदर में उन्होंने 15 करोड़ का प्रॉफिट पाया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो फ्यूल स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन जो हमारा रुपी है वो डिप्रिशिएट होता है डॉलर के हिसाब से, तो क्योंकि बहुत सारे एयरलाइन के खर्चे डिप्रिशिएटेड हैं। और तीसरी कारण, जो मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक एयरलाइन ने लगभग 90% प्लस लोड फैक्टर, यानी कि विमान में 90% से ज्यादा सीटें भरी गई हैं। तो इसका सीधा का सीधा यह है कि एयरलाइंस ने बैलेंस स्ट्राइक किया है बिटवीन फेयर्स के लोग ट्रैवल कर सके और हमारी सीटें खाली ना जाएं और हम प्रॉफिटेबल रहें। ये बात सही है कि 15 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इंडिगो की बात है। अगर आप विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर की बात करेंगे और जिनके रिजल्ट 2 लिस्टेड कंपनीज हैं इनमें से, जब वो अपने रिजल्ट्स देंगी तो हमको पता लगेगा कि क्या स्थिति है। ये अक्सर देखा गया है कि जब हम फेयर्स की बात करते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं इस बात को कि केवल 3, 3.5, 4% लोग इंडिया के एयर से ट्रैवल करते हैं। इसमें से बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रैवल होती है। बहुत सारे वो लोग होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं एयर ट्रैवल के लिए, क्योंकि एयर ट्रैवल कुछ सुविधाएं रेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। तो हमारे को हर बारी कि फेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि आपने जो फेयर बताए 22,000, 24,000 के, एक चीज को है कि ये कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं हम। आज अगर हम टिकट बुक करते हैं, आज से 10 दिन के बाद की फ्लाइट, उसका फेयर इतना नहीं होगा। लेकिन अगर हम कल परसों की फ्लाइट की बात करें तो फेयर जरूरी ज्यादा होगा, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री
एक बकेट सिस्टम रेवेन्यू मॉडल फॉलो करती है कि अगर आप शुरू में टिकट लेते हैं पहले 20%, 30%, 40% जो सीटें होती हैं हवाई जहाज की वो भरी जाती हैं, वो कम फेयर पे दी जाती हैं, और उसके बाद जैसे जैसे सीटें कम होती हैं अवेलेबल होती हैं तो सर फेयर जहां बढ़ तक जाते टिकट की चार्जेस की बात है, टिकट की जो चार्जेस की बात है जो हमने फ्लैश किए वो तो काफी लेटेस्ट रेट हैं, वो अभी के नहीं, ही लेटेस्ट की रेट्स बात हैं, नहीं है। देखिए है ना। मैं जो बता रहा और हूँ, दूसरा मुझे ये आज समझना है कि एविएशन इंडस्ट्री दिक्कतों से जूझ रही है, एयरलाइंस जो है उनकी अलग तरह की परेशानियां हैं, तो बंद कर दो ना। तो हम आम ग्राहक क्यों यहाँ पर फेस कर रहे हो उसे? अगर किसी को इमरजेंसी में ट्रैवल करना है तो उनको तो तुरंत ही टिकट बुक करनी पड़ेगी, तो मतलब आपको इतने हजारों रुपए देने पड़ेंगे। मतलब मैं अगर तो यहाँ से दिल्ली जाऊं या अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए तो मतलब उतनी एडवांस प्लानिंग ही करके रखे, तब जाके आपको किफायती दामों पर कीमतें मिलेंगी, टिकट्स मिलेंगी, ये कहना है। देखिए, इसका आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत होता अगर हमको ये नहीं होता कि एयरलाइंस कमर्शियल चलती हैं। अगर हम आखिरी दिन तक फेयर्स को कम रखेंगे तो एयरलाइंस बंद क्यों नहीं हो जाएंगी? एयरलाइंस को, क्योंकि आपको विश्लेषण कीजिए लिस्टेड एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में कि कितना फ्लाइट्स अवेलेबल, कितना लॉस हुआ, क्या सस्टेन कर रहे हैं। कोई ये चैरिटेबल तो एयरलाइंस नहीं है ना। हम लोग नहीं देखते हैं जब एक एयरलाइन बंद होती है एम्प्लॉयज बिकम जॉबलेस, हम उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों को ट्रैवल करना है वो करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि 90% प्लस सीट्स भर के जा रही हैं विमान के अंदर में। तो कोई कारण नहीं है कि हम कहें कि देखिए 96% ऑफ पीपल जो भारत की जनता है वो तो एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करती है ना। तो हम सहानुभूति अगर दिखा रहे हैं तो वो 0.001% के लिए जिनको कि सर्जरी के लिए बंबई आना पड़े जैसे हॉस्पिटल में या दूसरी चीजों के लिए, उनके लिए तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है। हम प्रधानमंत्री साहब के विजन को देखना चाहें, स्तुति और सत्यम मैं आपके पास भी आना चाहती हूँ। स्तुति, आप बताएं हमें, अगर हम प्रधानमंत्री जी के मिशन को देखना चाहें या उनकी योजना को देना चाहें या उनकी जो आशा है कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला जो भारतीय है वो भी हवाई यात्रा करे, और भार्गव सर की बात को ही शायद आप आगे ले जाना चाहेंगी, वो कैसे पूरा होगा फिर इस तरह की कीमतों के साथ और इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ? देखिए, ये जो अभी हाई फेयर प्राइजेस की सिचुएशन है, ये मतलब टेम्पररी सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, कोविड के टाइम पे जो एयरलाइंस हैं उन्होंने बहुत लॉसेस फेस किए हैं। 2 साल में $5 बिलियन के लॉसेस एयरलाइंस ने कंबाइंड फेस किए हैं। तो उनको वो लॉसेस कवर अप करने के लिए उन्हें प्राइजेस पुश करने की जरूरत है, अदरवाइज वो परमानेंटली लॉस मेकिंग कंपनीज हो जाएंगी। और कोई भी प्राइवेट कंपनी बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती अगर वो हमेशा लॉस मेकिंग ही रहे। दूसरी चीज कि हाई फेयर प्राइजेस कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि एक तो डिमांड बढ़ रही है। कोविड में जब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, अब वो सब ट्रैवल करना चाह रहे हैं जब लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म हो गई है, इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन हो गया है, डोमेस्टिक ट्रैवल ओपन हो गया है। तो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट होते हैं और प्राइस उस हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस जो मेजर फैक्टर अभी करंटली चल रहा है वो ये है कि जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है। अगर आप देखेंगे 1 साल पहले करेंसी 74-75 के अराउंड रेंज करती थी, आज वो 83 पे फ्लोट कर रही है। तो क्योंकि एयरलाइंस का जो टोटल कॉस्ट है उसका अराउंड 60 to 70% करेंसी और फॉरेक्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर करेंसी इतना डेप्रिशिएट कर रही है तो प्राइजेस भी उस हिसाब से एडजस्ट होंगे। तो मतलब ये नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो अचीव नहीं होगी अभी, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स इस तरह से चल रहे हैं कि प्राइसेस हाई हो गए हैं। तो स्तुति, कच्चा तेल तो सस्ता हुआ है ना, तो ऐसे में एटीएफ प्राइसेस भी तो कम होने चाहिए ना, वो क्यों बढ़ रहे हैं? ठीक है, डेप्रिशिएट हुआ है रुपये, लेकिन साथ ही हमें कच्चे तेल के फ्रंट पे तो राहत मिली है ना। देखिए, करेंसी और फ्यूल 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि उनका मूवमेंट कैसा रहेगा। एंड प्लस एटीएफ में जो जब आपका क्रूड ऑयल में चेंजेस आते हैं ऊपर नीचे, जब जैसे भी वो मूव करता है, तुरंत इम्पैक्ट नहीं आता इन एटीएफ, वो थोड़े लैग से आता है। तो वो लैग कितने टाइम में आपको रिफ्लेक्ट होगा वो हमें देखना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे टैक्सेस वगैरह, जो जिन पे भी डिपेंड करता है कि फ्लाइट की टिकट महंगी होगी या सस्ती होगी। तो सिर्फ एक
फ्यूल एक फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, करेंसी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। की तरफ हम मैं महंगे जी सर जितेंद्र सर। देखिए, आपने जी उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी का जी और कहा कि उड़ेगा देश का आम नागरिक। इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि उनका ये जो सेंटेंस था वो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए नहीं था, वो उड़ान की जो सेवाएं चालू की गई हैं जहां पे कि फेयर्स फिक्स है, 2,500 रुपया फर्स्ट आवर की फ्लाइट के लिए वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, सब्सिडी दी जाती है उन सेक्टर्स के ऊपर में। तो प्रधानमंत्री का जो आप रेफरेंस कर रहे हैं आप, वो और आम आदमी जो लोग ट्रैवल करते हैं, वो ये जो उड़ान के अंतर्गत जो फ्लाइट्स ऑपरेट की जा रही है वो उसके लिए है। उनके ऊपर फेयर्स की वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होती है, चाहे वो अगर फ्यूल ज्यादा है, डॉलर की रेट बहुत ज्यादा रुपीज के बढ़ गया है, तो लेकिन उसमें फेयर फिक्स है और जो इकोनॉमिक वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है वो उनको एयरलाइंस को दी जाती है। तो हमको ये एकदम डिस्टिंक्शन मेंटेन करना है कि एक कमर्शियल एयरलाइन है और एक उड़ान एयर की सेवाएं हैं जो कि अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स और छोटे शहरों के बीच में चलाई जाती है। तो उड़ान योजना की हम बात करें, जिसका अभी पूरी तरह से हम इसको रोल आउट होते हुए नहीं देख रहे हैं, तमाम शहरों में इसकी फ्लाइट्स चलती नहीं है। अब ऐसे में आम आदमी का कद कैसे बढ़ेगा और वो हवाई यात्रा कब कर पाएंगे उड़ान स्कीम के तहत, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं और जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, जो एयरफेयर्स की बात कर रहे हैं, उसमें सत्य मुझे ये बताएं, एक तरफ तो मामला है बढ़ती हुए एयरफेयर्स का, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो एयरलाइंस के अंदर टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं उससे वो जूझ रही हैं। दूसरा, हम बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं, ऐसे इंस्टेंसेस देख रहे हैं जहां पे बदसलूकी भी रिपोर्ट की गई है एयरलाइंस की तरफ से। तो कहीं ये मामला तालमेल बैठ नहीं रहा। एक तो हम महंगी टिकट भी खरीदें और ऊपर से इस तरह की चीजें भी सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो किस तरह से हम पूरे एयर ट्रैवल के फिलहाल सिनेरियो को देख सकते हैं? सत्यम, देखिए, जी ने जो बात कही मैं उससे काफी हद तक सहमत हूँ कि एयरलाइन का जो इतने 2 साल के पीरियड में जो नुकसान रहा है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए सब चीजें किराया बढ़ाया जा रहा है किराया। तो वो कहीं ना कहीं उसी को सब चीजें कवर करने के हिसाब से किराया बढ़ रहा है। और पर हाँ, ये है कि इसमें जो यात्री है वो परेशान हो रहा है, और क्योंकि वो इतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है इसकी कि कोई मीडियम क्लास का बंदा है वो इतना ट्रैवल कर पाए। ना ट्रेन में जगह है और ना फ्लाइट में इतना किराया ज़्यादा है। और मेरा ये है कि छोटे से छोटे शहरों से अगर हवाई सेवा शुरू की जाए तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे उड़ान योजना है हमारी, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें अगर ऐड ऑन की जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है। ये मुझे आपकी आवाज़ बहुत ठीक से नहीं आई है इसलिए मैं आपका जवाब नहीं सुन पाई हूँ। लेकिन जितेंद्र जी, जो मैंने सवाल सत्यम को पूछा था, शायद आप इस पर विस्तार से समझाइश दे सकें दर्शकों को। नहीं, आपका सवाल बता दीजिए मेरे को। जी, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं महंगे हवाई चार्ज की, ठीक है, जो हम टिकट्स के लिए पे कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद एक दूसरा पहलू ये भी है जहां पर हम बहुत सारे ऑपरेशनल और टेक्निकल इश्यूज एयरलाइंस में आती हुई देख रहे हैं। और ये ऐसी एयरलाइंस है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं लोगों से, भले ही आप प्लान ट्रैवल्स की बात करें या इमीडिएट और अर्जेंसी में ट्रैवल करने की बात करें। बहुत से केसेस बदसलूकी के भी आए हैं जहाँ पर रेगुलेटर ने हालांकि इन बातों का संज्ञान लिया है, लेकिन एयरलाइंस ने आगे आकर कोई कदम नहीं उठाया है। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक एयर ट्रैवल का एक्सपीरियंस एक तो बहुत महंगा है, साथ ही इस तरह की दिक्कतों से भी वो घिरा हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, पहले मैं बदसलूकी वाली बात करता हूँ। अगर कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं कि क्रू ने पैसेंजर्स के साथ में बदसलूकी की है, तो ये भी सच है कि पैसेंजर्स ने एयरलाइन स्टाफ के साथ में बदसलूकी की। आपने कई सारे इंस्टेंसेस देखे होंगे, हाल में बताए गए थे, जैसे कि इंडिगो की फ्लाइट जो इस्तांबुल से आ रही थी, कैसे पैसेंजर बिहेव कर रहा है, ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि एयरलाइन इंडस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सस्टेनेंस के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे, फेयर्स कॉस्ट से कम रखे। मैं दोष हमेशा एयरलाइन को देता रहा हूं कि उन्होंने इन देयर क्वेस्ट टू गार्नर मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम फेयर्स ऑफर करने चालू किए। तो इंडियन मार्केट वो उसको अडॉप्ट करने लग गई है कि ये फेयर लेवल है। जब भी थोड़ा फेयर बढ़ता है तो मीडिया, पैसेंजर्स हाहाकार करते हैं कि हमारे फेयर बढ़ गए हैं।
मेरा सीधा सवाल हमेशा ये रहा है कि अगर एयरलाइन पैसेंजर्स को लूट रहे होते तो वो बम्पर प्रॉफिट हर क्वार्टर के बाद में अनाउंस कर रहे होते, लेकिन ये तो सच्चाई नहीं है। हमारी 3 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट को स्टडी किया जा सकता है। दूसरी चीज, हम लोग हमेशा एयरलाइंस को दोष देते हैं फेयर्स के लिए, ना कि सरकार को। सरकारों को, मैं कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो कि एटीएफ के ऊपर में 25% तक का सेल टैक्स लगाते हैं, सिक्योरिटी के कॉस्ट एयरलाइन को रीइंबर्स करते हैं। तो बेस्ट इसका टेस्ट ये होता है कि आप एक एयरलाइन का टिकट लें, उसका विश्लेषण करें कि टिकट का कितना पैसा एयरलाइन को जा रहा है और कितना पैसा दूसरी संस्थाओं को जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उनको पैसा जा रहा है। तो तब आप देखेंगे कि एयरलाइंस बहुत कम प्रॉफिटेबिलिटी 2-3% के ऊपर में काम करती हैं, और जैसे ही कोई पैंडेमिक हुआ, दूसरी कोई ऐसी घटना होती है जिसका कि इम्पैक्ट एयरलाइन पे पड़ता है, वो डीप लॉसेस में चले जाती है। अब कौन चाहेगा कि इस एयरलाइन के पायलट्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ को ले ऑफ किया जाए या उनकी नौकरी चली जाए क्योंकि एयरलाइन बंद हो जाती है। तो इसको ना हमतारे को बहुत डिस्पैशनेटली देखना है कि ये कितने प्रतिशत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें से कितने प्रतिशत कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि एक हाई इनकम ग्रुप के हैं, जिनको कि ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं, अच्छे होटल में रह रहे हैं, जिसपे कि एयरलाइन से ज्यादा किराया होता है, वो उनका डेली रूम रेंट होता है। ये सब चीजें हैं, क्योंकि एक एयरलाइंस की डिफेंस नहीं रहा है कभी भी कि हम डिफेंड कर पाए एयरलाइंस के, तो इसलिए लोग कहते हैं कि लोग एयरलाइंस आर फ्लीसिंग द कस्टमर्स, व्हिच इज नॉट ट्रू। अगर होता तो एयरलाइन जैसे 15-20 एयरलाइन पिछले 20 सालों में बंद हो चुकी है, क्योंकि वो किंगफिशर को लीजिए, जेट एयरवेज को लीजिए, अच्छी एयरलाइंस, वो भी कभी प्रॉफिट नहीं बना पाई है। लेकिन जो पिछला दौर है अक्टूबर टू दिसंबर, मैं ये बात मानता हूं, हाई लोड फैक्टर्स, हाई फेयर्स आर गिविंग देम बम्पर प्रॉफिट। तो इनको ये समय और डीजीसीए को रोल प्ले करना है कि क्या कारण है कि सारी एयरलाइंस 90+ सीट फैक्टर पे ऑपरेट कर रही है। क्यों नहीं एयरलाइन को फोर्स किया जा रहा कि वो कुछ और फ्लाइट लॉन्च करें, जैसे कि दाम अपने आप कम आ जाएंगे, क्योंकि जब डिमांड सप्लाई की बात होती है, फेयर उससे एडजस्ट होते हैं। तो सर अभी ये बताइए, अभी हमने जो आपको लेटेस्ट प्राइसेस दिखाए, क्या आप ये मानते हैं कि ये भी एक टेम्पररी फेज है और आने वाले वक्त में हम इतनी कीमतें शायद नहीं देखेंगे? क्योंकि हम एक कोविड के बाद का दौर देख रहे हैं जहां पर भले ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साथ ही पिछले क्वार्टर तक तो कम से कम हमने देखा है कि लोगों ने खूब सैर सपाटा किया है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब आने वाले वक्त में, अब देखिए महंगाई यहाँ पर क्योंकि बढ़ रही है, कल ही हमने आंकड़ा आता हुआ देखा है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चुभेगी नहीं एक आम आदमी को, बिल्कुल चुभेगी। जो अब तक ये कीमतें पे कर रहे थे, हो सकता है कि आने वाले कुछ तिमाहियों में ना करें। आप ये बात मानेंगे कि ये टेम्पररी फेज है, जो इतनी बढ़ी हुई कीमतें हम देख रहे हैं, या ये लगातार अब ये बढ़ने के लिए ऐसी हैं जस की तस? भार्गव सर। हाँ, बिल्कुल टेम्पररी फेज है। ये कभी नहीं होता कि पूरे साल के 12 महीने में फेज ऊपर रहते हैं। ये विंटर सीजन होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, एक तो छुट्टियों की वजह से टूरिस्ट प्लेसेस होती है वो भरी होती हैं। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रैवल इस पीरियड में ज्यादा होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज हैं, जैसे कि एरो इंडिया 2023 है, वो इन्हीं महीनों में चलता है, जो कि एक ट्रिगर होता है अधिकतर लोग अधिक ट्रैवल के लिए। तो ये सारे दौर पे नहीं होता है। तो जैसे ही कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, फेयर्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, डीजीसी एज ए रेगुलेटरी बॉडी को देखना है। जैसे कि अगर मैं आपको पूरे फिगर से समझाऊं कि इस समय लगभग 4,10,000 पैसेंजर्स प्रतिदिन डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड के पहले में 4,11,000 ट्रैवल कर रहे थे ऑन एन एवरेज, जो कि जनवरी 2020 की फिगर। लेकिन उस समय 3,080 फ्लाइट रोज ऑपरेट कर रही थी। इस समय 2,900 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। तो आप सोचिए, अगर 180 फ्लाइट एडिशनल ऑपरेट कर रही होती तो फेयर अपने आप ही कम होते, क्योंकि सीट्स अवेलेबल होती। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री में जो रेवेन्यू मॉडल फॉलो किया जाता है वो बकेट सिस्टम होता है। जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाती हैं, फेयर बढ़ता जाता है। अब कोई अगर पैसेंजर कल परसों की फ्लाइट ले रहा है तो वो यकीनन 91, 92, 93% ऑफ द फ्लाइट की सीटें ले रहा है, तो फेयर ज्यादा होगा। और जब वो
डिपार्चर के 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले फ्लाइट लेते हैं, तब वो 100% फ्लाइट हो रही है, तो 1-2 सीटें बची होती हैं, तो फेयर और भी ज्यादा होता है। तो हमारे को उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए जो एवरेज फ्लाइट्स के फेयर होते हैं। जैसे कि आज मैं 7 दिन के बाद दिल्ली जाता हूं, मेरे को अभी भी 5,000 5,500 में टिकट मिले, लेकिन अगर मैं कल सुबह जाने की सोचूंगा तो मेरे को जरूरी बात है, हो सकता है 18,000 20,000 का टिकट लेना पड़े। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये खाली इंडियन मार्केट के लिए कन्फाइंड नहीं है। आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, तो स्तुति, इस बात को आगे ले जाते हुए आपने शायद चर्चा में शुरुआत में ही कहा था कि ये एक टेम्पररी फेस है और आने वाले वक्त में हम कीमतों को भी कम होता हुआ देखेंगे। जिन रूट्स की हमने बात की है, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करती हैं, आपने किस तरह से इस पूरे रेट जो इंक्रीज हुआ है इसको ट्रैक किया है, और कोविड के बाद से और कोविड की पहले की स्थिति अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो फिलहाल कीमतें कितनी % बढ़ी है? देखिए, कोविड के पहले और कोविड के बाद में आप अगर कीमतों का कंपैरिजन करते हैं तो वो एक सही कंपैरिजन नहीं है। क्यों उसके रीजंस मैं ऑलरेडी पहले जो बताए थे कि कोविड के पहले इतना लॉस नहीं था इंडस्ट्री में ऑन द होल जितना उन्होंने कोविड में फेस किया, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज होती हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी इन कोविड। तो एयरलाइंस को बहुत झटका लगा था। तो अगर आप कोविड के पहले और कोविड के बाद की फेयर प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो वो सही कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोविड के पहले जो डिमांड थी और कोविड के बाद जो डिमांड है वो अभी भी मेंटेन्ड है। मतलब हमने कोविड के बाद वो प्री कोविड वाली डिमांड को रीच कर लिया है। लोगों को इतने हाई फेयर प्राइसेस में ट्रैवल करने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है एज सच। और उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि लोग पहले ट्रैवल नहीं कर पाए थे, अभी वो उन्हें परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जो कंपैरिजन हम अगर प्राइसेस में करते हैं तो वो सही नहीं बैठेगा। ये तो फिलहाल जो बेदम करती हवाई टिकट हम देख रहे हैं हमारे पैनलिस्टों के मुताबिक, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि फिलहाल ये एक टेम्पररी फेस है और आने वाले वक्त पे कम से कम एयर ट्रैवल के फ्रंट पर पैसेंजर्स को और ट्रैवलर्स को थोड़ी सी राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते आपको यहाँ पर हम कुछ टिप्स भी दे देते हैं, खासतौर से सस्ती हवाई टिकट बुक करने की टिप्स, ET Now स्वदेश के टिप्स। ट्रैवल की प्लानिंग पहले करें, टिकट पहले ही बुक कर लें, ट्रैवल साइट पर टिकट के दाम की तुलना ज़रूर करें। इतना ही नहीं, ट्रैवल साइट एजेंट से ऑफ़र की जानकारी सही तरीके से ले लें। डिस्काउंट, प्रमोशनल ऑफ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कई ट्रैवल वेबसाइट्स पर कीमतों को लॉक करने का ऑफर भी होता है, तो कीमतों को लॉक करके बाद में टिकट आप बुक कर सकते हैं। इस सुविधा का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो इन्हीं टिप्स के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका हवाई सफ़र आने वाले वक्त में अच्छा गुजरे और मुझे भी इजाज़त दें।